आप में से बहुत बड़ी संख्या में प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, तो इसमें आपको कोर्ट में किस प्रकार का आप कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर अपन फोकस करते हैं। डॉक्टर आनंद राय का एक सवाल था, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हालांकि ये इस विषय से थोड़ा हटके है लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, 3-4 कानून है जिसमें ग्राम सभा है। शुरू होता है पेशा से, जिसमें लिखा है कि आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज कानून पेशा के अनुरूप होगा, यानी कि पंचायती राज कानून में पेशा के तहत जो ग्राम सभा जो तय करती है, अभी इन्होंने काफी अच्छे से समझा दिए थे कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ग्राम सभा जो है मेन बॉडी है। आपका सवाल भू अर्जन से है। भू अर्जन कानून में बहुत स्पष्ट है, 2013 के कानून में सेक्शन 41(3) कि आदिवासी क्षेत्र में या अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति चाहिए भू अर्जन के लिए। उसमें रूल्स में एक बहुत बड़ा विस्तृत लिखा है कि वो ग्राम सभा कैसे बैठेगा और उसमें कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, मतलब वो पूरा एक फॉर्म तक है कि किन किन सवालों पर ग्राम सभा अपनी सहमति देगी या नहीं देगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो सरकारी एक्विजिशन हो। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। प्राइवेट कंपनियों को 80% लोगों की सहमति चाहिए इत्यादि। ये विस्तृत है। अगर कोई एक्विजिशन 2013 के बाद हुआ है या 1 जनवरी 2014 के बाद हुआ है, तो उसमें ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में चाहे वो विस्थापित अनुसूचित है, आदिवासी है या नहीं है, लेकिन यदि क्षेत्र अनुसूचित है तो ये उनके ऊपर लागू होगा। आप नहीं ले सकते हैं। इसको हमको चैलेंज करना चाहिए जब इस तरह से घटनाएं होती हैं। दुर्भाग्यपूर्णवश मध्य प्रदेश में पिछले 7 साल में कोई भी भू अर्जन इस कानून के तहत नहीं हुआ है। सबको आपसी सहमति का एक फॉर्म से पुलिस के बल पर आपसी सहमति करवा के करते हैं। ये हमारी भी थोड़ी कमजोरी है कि हम इस कानून का पूरा उपयोग ठीक से हम नहीं कर पाए हैं। ग्राम सभा क्या है, एक सवाल आ रहा था। ग्राम सभा वो ये है, वैधानिक रूप से संविधानिक बॉडी है और जो भी 18 साल के ऊपर उस गांव के निवासी हैं। गांव क्या है उसकी भी परिभाषा है पेशा एक्ट में कि या तो जो सरकारी रिकॉर्ड में गांव माना जाता है वो रहेगा, पंचायत नहीं गांव। एक पंचायत में बहुत सारे गांव हो सकते हैं। गांव का सभा ग्राम सभा होगा, न कि पंचायत का। यदि उस गांव के एक फलिया या एक समूह जो कहता है कि हम पारंपरिक रूप से हम अलग हैं, एक गांव है उसमें बारेले भी हैं, उसमें कोरकू भी है, उसमें गोंड भी हैं, उसमें गुज्जर और पाटीदार भी हैं, लेकिन वो कोरकू, वो गोंड, वो बारेला अपना ग्राम सभा अलग कर सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि इस गांव की सीमा में आने वाले और उस गांव की सीमा में आने वाले, लेकिन हम तो एक गांव हैं। आपके रिकॉर्ड में हम अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ग्राम सभा करेंगे। इसके लिए भी प्रावधान है, उसकी सीमांकन एसडीएम को करना पड़ेगा। ऐसे मध्य प्रदेश के रूल्स में, मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में है। ये हम लोग हमारे बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका हम कर रहे हैं। अभी पत्राचार के स्टेज पर ही है सरकार के साथ। वो मना नहीं कर रही है क्योंकि हम उनको वो दस्तावेज दिखा चुके हैं जिसमें कानून में लिखा है कि आप ये कर सकते हैं। अब करवाना बाकी है। इसी से अगर हम शुरुआत करते हैं, अगर ये आपका संतुष्ट है, यदि एक्विजिशन 2013 के पहले का है, 1 जनवरी 2014 के पहले का है,
वो थोड़ा जटिल समस्या है, उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। उसमें नए भूअर्जन कानून के सेक्शन 24 की परिस्थिति बनती है, उसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं, वो हम कर सकते हैं अगर समय हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा जाएगा। अभी एक बहुत ही जन विरोधी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने विख्यात जज अरुण मिश्रा साहब के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें लोगों के अधिकार बहुत, कानून को बहुत ही सीमित, बहुत ही तंग कर दिया ताकि किसी को ज्यादा फायदा ना मिले, पर वो अलग विषय है। अगर हम वन अधिकार कानून के संदर्भ में देखते हैं, बहुत सारे आप लोग जो कोर्ट में आप जिले कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मेरा रुचि दूसरे सेशन में है, मेरा फॉरेस्ट राइट्स का नहीं है। अगर आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हैं जहां वन क्षेत्र है, तो आपके क्लाइंट्स बहुत बड़ी संख्या में सेक्शन 26 अंग्रेज जमाने के कानून में 1927 के एक्ट में सेक्शन 26 में गिरफ्तार हो रहे हैं, वन्य प्राणी अधिनियम के तहत गिरफ्तार हो रहे हैं, यहां तक कि जैव विविधता कानून के तहत भी गिरफ्तार हो रहे हैं। स्वप्निल भाई हंस रहे हैं और वो अपन बताएंगे कि किस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के शायद 4-5 ही ऐसे जिले हैं जहां पर फॉरेस्ट एरिया नहीं है और जहां वन अपराध में प्रताड़ना तो हर जगह हो रहा है, बाकी वो 4-5 जिलों को छोड़ के। तो इसीलिए कोई भी वकील जो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो मध्य प्रदेश में, उनको वन अधिकार कानून और वन अधिकार संबंधित मामलों के थोड़ी जानकारी मेरे ख्याल से रखना जरूरी है। वन अधिकार कानून क्या है, उसमें अपन नहीं जाते हैं क्योंकि 14-15 साल हो गए इस कानून के लागू हुए। जिन लोगों को इसका कम अनुभव है, मैं सिर्फ संक्षिप्त में, इसमें ये पेसा एक्ट के बाद जब बोला गया कि आदिवासी तय करेंगे अपने विकास का सब सवाल, उसके साथ जुड़ते हुए ऐतिहासिक अन्याय जो अंग्रेज जमाने से चलता आ रहा है, अंग्रेजों ने आके बोला कि जंगल सरकारी है, उसके पहले जंगल धरती के थे, धरती का था, भगवान का था, किसी का नहीं था, स्वामित्व नहीं था। अंग्रेज ने आके बोला कि नहीं, सरकार इसका मालिक है, और उसके साथ एक पूरा लंबा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें लोगों को उजाड़ा गया जंगलों से। 100-150 साल का इतिहास है, घर जलाए गए, फसल चरवाए गए, फसल नष्ट किए गए, घर तोड़े गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए इत्यादि, उनके जानवरों को, मवेशियों को पकड़ के ले गए। ये बहुत लंबा सिलसिला है। इस ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए वन अधिकार कानून पारित किया गया 2006 में, लागू हुआ 1 जनवरी 2008 से। इसमें माना गया है कि ग्राम सभा, क्योंकि पेशा के बाद ग्राम सभा वैधानिक बॉडी हो गई है, ग्राम सभा सबसे पहले तय करेगा कि किसके क्या अधिकार है। उसके बाद अपील में आप जा सकते हैं एसडीएम लेवल कमेटी में, और अपील में जा सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में, लेकिन तय करेगा ग्राम सभा। बाकी दोनों एसडीएम लेवल में, कुछ गलत पकड़ रही हूं क्या इसको, एसडीएम लेवल और जिला लेवल के जो बॉडी हैं वो सिर्फ अपील के लिए है। ये बहुत जरूरी है। हर गांव का ग्राम सभा होगा, गांव कौन सा होगा वो लोग तय करेंगे। हो सकता है कि एक टोला, एक फलिया, एक मोहल्ले का अलग से ग्राम सभा होगा, हो सकता है कि 2-3 मोहल्ले को मिला के ग्राम सभा होगा, हो सकता है कि सरकारी रिकॉर्ड का जो गांव है उसमें ग्राम सभा होगा, हो सकता है कि उसमें उस परिभाषा में नहीं कोई दूसरा ग्राम सभा होगा। अगर लोगों ने मांग किया कि हमारी अलग ग्राम सभा होनी चाहिए, तो वो कानून से उनका अलग ग्राम सभा होना है। हो सकता है कि मैं रह रही हूं एक ग्राम सभा में, पर मेरी जमीनें और मेरा निस्तार दूसरे ग्राम सभा में है। उस परिस्थिति में
सर्कुलर है केंद्र शासन का कि जहां मेरा दावा है, अब मैं ग्राम सभा क की निवासी हूं और ग्राम सभा ख में के जमीन के संबंध में मेरे दावे हैं, तो ग्राम सभा ख तय करेगा। लेकिन ग्राम सभा ख के ग्राम सभा में बैठने के लिए मैं और मेरे जैसे अन्य ग्राम सभा क के निवासी दावेदार कि कम से कम 50% हमारी उपस्थिति होनी चाहिए उस ग्राम सभा में जहां पर हमारा निर्णय लिया जाएगा। ये कई जगह मध्य प्रदेश में ये समस्या उठ के आ रही है कि भाई आप तो यहां रहते हो, आपका आधार कार्ड, वोटिंग आईडी सब यहां का है, तो हम तय करेंगे, आप नहीं तय करोगे और निश्चित ही वो गांव हमारा खारिज करेगा। निश्चित नहीं पर अधिकांश। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे वहां बैठने का पूरा हक है और जहां जहां ये परिस्थिति है, आप सभी से निवेदन है कि ये चीज लोगों को बताएं और ये करवाएं। दो चीजें कि हम अलग ग्राम सभा भी बैठ सकते हैं और दूसरा, जिस ग्राम सभा में मेरा फैसला होगा वहां मुझे बैठने का अधिकार है। और हमने एक स्पष्टीकरण, ये पंचायती राज विभाग मनोज श्रीवास्तव पीएस है, एसीएस है, उनके द्वारा हमने एक वो सर्कुलर भी निकलवाया। आप जिसको भी चाहिए उसकी स्पष्टीकरण आपको देख सकते हैं। दूसरी बात जो वीरेंद्र भाई ने भी बोला, वीरेंद्र भाई ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट से पहले कानून का फैसला है। धारा 4 उपधारा 5 वन अधिकार कानून में कि पूरे दावों का निराकरण होने तक किसी को भी बेदखल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ दावेदार को नहीं बेदखल किया सकता, नहीं, किसी को भी नहीं बेदखल किया जा सकता है। उसके साथ 31M 31D जो कहता है कि पहले, ये कानून लागू होने से पहले अगर किसी को भी अवैध रूप से बेदखल किया गया हो, जो आप समझे 90% मध्य प्रदेश है, 90% हर प्रदेश के दावेदार है, तो मुझे वापस यथावत पुनर्वास, इन सिचु रिहैबिलिटेशन, उसी जगह पर मुझे वापस वो जगह मुझे दिया जा सकता है। ऐसे कई मामले हम बुरहानपुर जिले में देख रहे हैं। 2002 और 2003 में लोगों के घर जलाए गए, उनके मतलब नोटिस दिया गया, नोटिस देने के अगले दिन आके घर जला दिए, फसल उजाड़ दिए, ये सब काम हुआ है और लोगों को हिंसक तरीके से बेदखल किया गया। अब ये सवाल उठ सकता है कि उन्होंने नोटिस दिया इसलिए वैध है, पर वो नोटिस का जवाब दिए बिना या सुने बिना आपने उनको जोर जबरदस्ती बलपूर्वक आपने उनको उजाड़ा, तो ये क्या वैध बेदखली कहलाएगी या अवैध बेदखली कहलाएगी? ये बहुत बड़ा समस्या है मध्य प्रदेश में, जिसके बारे में हमको सबको मिलके इसको कानूनी रूप से भी टेस्ट करना है। दूसरा, कानून पास होने के बाद, कानून लागू होने के बाद 1 जनवरी 2008 के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को हटाया गया है जो बिल्कुल अवैधानिक है, तो वो उन लोगों ने भी दावे लगाने चाहिए जहां पर भी वो हो। और आज भी उनको हटाया जा रहा है। होशंगाबाद का एक उदाहरण हमको पिछले साल ही मिला था, हमने उनको सुझाव दिया था, वो साथी आज है नहीं, लेकिन वहां और भी जगह आप मेरे ख्याल से सभी जिलों का ये अनुभव है कि आज भी उजाड़ रहे हैं। बुरहानपुर जिले में अभी नोटिस लगा दिए हर गांव में, 3 दिन के अंदर आप खाली कीजिए, नहीं तो आपके घर को तोड़ा जाएगा, आपको उजाड़ा जाएगा और आपको बेदखल करने का खर्च आपको वहन करना पड़ेगा।
हमने कलेक्टर साहब को बोला करके देखो, करके देखिए, क्योंकि हमारे पास है धारा 4 उपधारा 5, हम दावेदार हैं, आप कैसे उजाड़ोगे बताइए। और क्योंकि ये समस्या उत्पन्न हो रही थी 2019 में, जब ये वन मित्र का चालू हुआ था, उसी समय मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव और कमिश्नर ट्राइबल के तरफ से 1 मई 2019 का एक पत्र है कि क्योंकि सभी दावों का पुनः जांच किया जा रहा है, इसलिए किसी को उजाड़ा नहीं जा सकता। मैं इसलिए उस पत्र का जिक्र कर रही हूं क्योंकि प्रशासन जो है कानून वानून नहीं समझता है, उनको आला अफसर से आया सर्कुलर बस समझ में आता है ना। तो कानून बताने में आपको ज्यादा थकान लगेगी, सर्कुलर बता दो तो वो उनको समझ में आता है, साहब ने बोला है ना। इसका हम आजमा चुके हैं 2019 में जून के महीने। सिविल नाम का एक गांव है वहां बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां वो लगातार बोले उजड़ो उजड़ो उजड़ो, हमने तो तुमको 2002 में खाली कर दिया था, तो तुम अभी तक क्यों बैठे हो, है ना, हमारा प्लांटेशन है यहां पर। वो लोग बोले धारा 4 उपधारा 5 हम नहीं जा रहे। तो बहुत बहस चलती गई। फिर एक दिन जो है ना वो आगे बुलडोजर लेके, जेसीबी मशीन लेके, 11 जेसीबी मशीन लेके आ गए और उखाड़ने लग गए। लोग इकट्ठे हो गए, उनको भगा दिए। उसमें गोली भी चली, गोली चली, छर्रे चले, 4 आदिवासियों को मामूली छर्रे के चोटें भी आई। उसके बाद हमने डीएफओ, रेंजर और एसडीओ के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत धारा 4 और उपधारा 5 के हवाले देते हुए एफआईआर भी दर्ज करवाया। 307 भी था उसमें, जाहिर है ना, क्योंकि गोली चली। आप लोग वकील हैं, आप जानते हैं कि कई बार वो बोलते हैं कि 307 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जानलेवा चोट नहीं था, जबकि इंटेंशन है 307 में। चोट जानलेवा हो कि नहीं, आपका इंटेंशन था, आप जानते थे कि इससे चोट हो सकती है, तो 307 लगेगा। तो वो बहुत आंदोलन चला, 4-5 हजार लोग जो है ना थाने में घेर के बैठे रहे कि आप या तो इनको गिरफ्तार करो या तो हमको गिरफ्तार करो, है ना। उसके बाद उनका ट्रांसफर भी हुआ, उनके ऊपर ये केस भी दर्ज हुआ। और बहुत सारे जगह लोग इसीलिए बैठे हैं धारा 4 और धारा 5 के बल पर। इसके साथ एक और मामला, आप लोगों को इस तरह से नहीं उजाड़ सकते हो, तो आदिवासियों को आप पकड़ के लाते हो किसी भी इसमें। धारा 26 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, आप सब जानते हैं जो वकील हैं, धारा 26 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, आपने धारा 26 में गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? धारा 26 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत क्या का मतलब अरेस्टिंग होता है धारा 24, धारा 64, 64 और 65 में, जिसमें बोलते हैं कि आपने धारा 26 के अपराधों में आपने गिरफ्तार किया। तो धारा 64 क्या कहता है कि उस समय आप 3 चीज कर सकते हो, या तो मुचलके पर छोड़ सकते हो, या तो तुरंत कोर्ट में पेश कर सकते हो, और दोनों नहीं कर सकते हो तो समीपस्थ पुलिस स्टेशन में आप उस व्यक्ति को सुपुर्द कीजिए, क्योंकि वन विभाग के पास कुछ मामलों में अरेस्टिंग पावर्स है, लेकिन हिरासत में रखने के पावर नहीं है। ये आपको लड़के स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन भी मानता है, पुलिस भी मानते हैं, कुछ तो होगा उनके पास। हिरासत में रखने का पावर नहीं है, लेकिन वन विभाग हमेशा लोगों को पकड़ के रेंज ऑफिस में बंधक रख के उनके साथ वहां पर मारपीट करता है। हमारे 2-3 केस ऐसे थे, पिछले साल भी हमारा एक आंदोलन इसी को लेके चला, और अभी भी उसको कोर्ट ले जाना है कार्रवाई के लिए, कि आदिवासी को पकड़े, रेंज ऑफिस में ले गए, हथकड़ी से खिड़की से बांधे और रात भर उनकी पिटाई की, और अगले दिन उनके रिश्तेदारों को बोला कि उसको जमानत लेना है तो आ जाओ कोर्ट में। पहले केस में
जज ने उनको जुडिशियल रिमांड दे दिया जब हमको पता नहीं चला। अगले दिन जब उन्होंने किया तो उनकी हमने जमानत तो ले ली, लेकिन आप सोचिए न जज को मालूम था, न हमारे बहुत अच्छे वकील हमारे बहुत सक्रिय हैं, बहुत प्रो पीपल हैं, लेकिन वो भी ना बोल पाए, जज साहब भी ना बोल पाए कि भाई तुमने कल उनको पकड़ा तो तुमने उनको 24 घंटे रखा कैसे। जब इसकी जांच की बात हुई तो वन विभाग अपना सफाई ये देता है कि भाई सीआरपीसी में 24 घंटे का नियम है, हम 23 घंटे में पेश किए। सीआरपीसी का नियम पुलिस के लिए है, वन विभाग के लिए नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि ये हमें बताना पड़ रहा है, प्रशासन को, जज साहब को, वकीलों को भी। आप नहीं रख सकते हो रेंज ऑफिस या कोई भी कस्टोडियल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डज नॉट हैव कस्टोडियल अथॉरिटी, इट कैन नॉट, पर वो रखता है, हमेशा रखता है, हमेशा लोगों को पकड़ता है, पीटता है, रखता है, फिर जो है ना केस में बोलता है, फिर वो जो ले जाओ जेल में, जज साहब जेल रिमांड कर देते हैं। सेक्शन 26 में जुडिशियल रिमांड कैसे हुआ, सेक्शन 26 में आपने उनको रखा कैसे, और अलग बात है कि आपने पीटा कैसे, हथकड़ी कैसे बांधा, वो तो एक मामला अलग ही है जो निर्विवादित है। तो ये कुछ सवाल हैं जो मुझे लग रहा है कि आपके सामने आएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर क्या करता है कि ये सब जो है ना, इसमें तो जमानत हो जाती है धारा 26 में, है ना। अच्छा, आपने वन्य प्राणी अधिनियम में कहीं आपको खाल निकालना पड़ता है, नाखून दिखाना पड़ता है, बहुत उसमें लंबा वो चलता है ना। तो आप अभी ये नया तरीका निकाला है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट में आप उनको गिरफ्तार कर लीजिए और ये बोलिए कि जब आप खेती कर रहे थे तो वहां चिड़िया के घोंसले रहे होंगे जो नष्ट हुए हैं, और आप ये बोलिए कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अरेस्टिंग गैर जमानती कौन से धारा है उसको लगा दीजिए। जज साहब को नहीं मालूम कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट में क्या है, वकीलों को भी नहीं मालूम, इतने में क्या है कि वो तो जेल चला जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कंपनियों पर और पेटेंट्स के बारे में, कंपनियों के बारे में अनुसंधान जो वो करते हैं और अपनी जैव विविधता को कंपनी जो है ना दुरुपयोग करते हैं या कोई भी कमर्शियल दुरुपयोग उसका होता है, उसके लिए है, और वो लगा रहे हैं आदिवासियों पर। और इस मतलब आराम से लगा रहे हैं क्योंकि जज साहब हमसे बुलवा रहे हैं, अरे ये कौन सा कानून है रे, वकील साहब हमसे पूछ रहे हैं, तो हम जल्दी से जो है ना डाउनलोड कर रहे हैं, इंटरनेट से ले जा रहे हैं कौन सा धारा है, और तब तक उसकी रिमांड हो गई। तो ये तमाम प्रकार के हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं वो आते हैं अंत में वकील के पास। अगली बार जब उन्होंने अरेस्ट किया किसी को तो ये अलग बात है कि लोग इतने पहले ही भिड़ गए और जो है ना उन्होंने डिप्टी रेंजर को पकड़ लिया, तुमने हमारा आदमी को छोड़ा नहीं तो हम तुम्हारे आदमी को नहीं छोड़ते, इस तरह से चीजें हुई। लेकिन पुलिस ने हमारा साथ क्यों दिया, क्योंकि तब तक हम पुलिस को एजुकेट कर चुके थे कि इनके पास कोई कस्टोडियल अधिकार ही नहीं है। तो पुलिस ने बोला या तो हमको सुपुर्द करो या तो जो ना तुम कोर्ट ले जाओ। वो बोले कल करेंगे, परसों करेंगे, अब भी करो। तो पुलिस और हम एक होके उनको मजबूर किए कि आपने इनको आज आपको सुपुर्द करना है, कोर्ट में ले जाना है। और किसी तरह से 5:30 बजे कोर्ट में पेश किए। वो पुलिस भी जानती थी तो घेराव तो हमारा ही होगा, वन विभाग आप घेर ही नहीं सकते, वो तो सभी फील्ड में रहते हैं, है ना। तो पुलिस ने भी बोला कि नहीं ये बात ठीक है, आप इनको पेश कीजिए। तो मेरा ये कहना है कि ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जो उपयोग में होता है। जो जमीन, एक कानून होता है जो किताबों में लिखा है, संविधान में लिखा है, एक कानून होता है जो जमीन पर चलता है। आपको वो जमीन के चलने वाले परिस्थिति को समझ के किताबों वाला कानून लागू करवाना है, ये अपने आप नहीं होता है। इसके पीछे अपने को कई प्रकार के रणनीतियां अपने को अपनानी पड़ेंगी।
हिरेन भाई ने एक बहुत अहम मसला उठाया हुआ। उन्होंने ये बोला कि जांच निरस्त दावों की हो रही है, और आपने क्या बताया, दमोह जिले में कितने दावे हैं जिसमें 18,000 में से कितने की जांच हो रही है? 12,000 मतलब डेलेट मार ली हमने, हाँ। तो फिर 9,500 कर दी। हाँ जी, पर माने थे कि 12,000 के हम जांच करेंगे। इसी तरह से बुरहानपुर में 12,000 दावे हैं जिसको 6,000 का जांच होगा इस दौर में, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ये बहुत बड़ा जो खेल खेल रही है। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को इसके बारे में सब एकजुट होकर इसको चैलेंज करना है। मध्य प्रदेश सरकार क्या कह रही है कि हमारे पास पिछले बार के निरस्ती के दावे हैं, जो दावे निरस्त हुए इस जिले में इससे, इस जिले में इससे, उन निरस्त दावों का अभी जांच होगा। तमाम दावों का जांच हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे साहब? नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। हमारे मतलब हम ये नहीं कर सकते कि भाई हम करेंगे, इसमें तो चलता रहेगा, इसमें कोई लास्ट डेट तो है नहीं, तो हम करते रहेंगे, आप बाद में आइए। पहले तो हम छांट के दावों का ये करेंगे। तो ये खेल तो आप जानते हैं, जो 14 साल से नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा इनको दबा के सुप्रीम कोर्ट ने अलग रूप से किया, लेकिन जब उनके सामने ये समस्या खड़ी हुई कि 3.5 लाख लोगों को हमको उजाड़ना पड़ेगा, तब उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम फिर से जो है ना दावों की जांच करते हैं। लेकिन क्योंकि उनके मंशा में कोर्ट है, वो नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि एक निरस्ती की सूची बनवा ली, उसमें बोले कि हम इसी का करेंगे। उसमें से जैसे इन्होंने बताया, आधा पास करेंगे, आधा फेल करेंगे। तो देना पड़ेगा हमको जो है ना 4 आना, बाकी 12 आना जंगल हमारा बच जाएगा। हमें इस चीज को चैलेंज करना पड़ेगा कि आप छांट नहीं सकते हो, ये गैर कानूनी है, आप नहीं छांट सकते हो। हमारे ऐसे गांव है कि 63 दावे हैं, 28 का जो है ना वो किया, बाकी के रह गए। आपने सभी दावों का परीक्षण करना पड़ेगा। दूसरा एक खेल जो उम्मीद है कि अभी हमने आपत्ति उठाए तो वो खत्म हो जाएगा, कि बहुत ज्यादा दावे आ रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट से, इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट का बंद कर दे पोर्टल से, नए दावे नहीं आने देंगे। भाई तुम्हारा पोर्टल तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, कानून में लिखा है क्या कि आप सोचे, आप बताएंगे कि कौन दावे लगा सकता है, कितने डिस्ट्रिक्ट में से कितना आएगा। आप कह रहे हैं कि हम पोर्टल के आधार पर करेंगे, पोर्टल आपने बंद कर दिया, तो ये तो अवैधानिक है। इसके हमने आपत्ति उठाई है। अब अगले हफ्ते पता नहीं उसमें क्या वो करेंगे, और नहीं तो ये कई डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, वो तय कर रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट से नहीं आना चाहिए ज्यादा, बस, है ना। तो ये तमाम चीजों के बारे में भी हमको सचेत होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एक और समस्या जो मंडरा रही है कि 12 नए नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज बनाने का प्रस्ताव है। कई हजार किलोमीटर उसमें जाएंगे। उसमें लोगों को ये नहीं मालूम है कि आपने ग्राम सभा की अनुमति चाहिए, और जो रिहेबिलिटेशन पैकेज मिलेगा उसमें आप स्वीकारेंगे तभी आपको ग्राम सभा को स्वीकारना पड़ेगा वो रिहेबिलिटेशन पैकेज। उसके बिना आप नहीं विस्थापित कर सकते हो लोगों को। ये चीज के बारे में भी हमें कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा और जमीन पर भी लड़ना पड़ेगा। गैर आदिवासी बहुत सारे हैं, मतलब अनुसूचित SC ST नहीं है, लेकिन जंगलों में पीढ़ियों से रह रहे हैं। वो भी एक समस्या आपने भी बताया, हम सब जानते हैं। उसमें 3 पीढ़ी का आप सबूत बताइए। तो 3 पीढ़ी का सबूत, 75 साल पुराना सबूत, माने 1930 का सबूत बताइए, है ना, जो नरेंद्र मोदी साहब के पास नहीं होगा। और मनमोहन सिंह और अडानी तो पाकिस्तान में थे, है ना। तो आप जो कह रहे हैं कि हम सबूत बताएं, कैसे बताएंगे? उस समय के दस्तावेज और आपके, तो इसमें करते हुए ये एक चीज जो थोड़ा धक्का देने से साबित मतलब चल सकता है कि गांव के बुजुर्ग का कथन
सबूत है कि हम 75 साल से यहाँ पर काबिज हैं। वो नहीं, वो मुश्किल है। देखिए मुश्किल तो सभी है, पर ये हम अगर मिल के कर सकते हैं तो ये हो सकता है, क्योंकि मिले हैं कुछ लोगों के इस आधार पर, किसी राजनीतिक उसमें मिले हैं, चुनाव आ रहा है सर पर तो 10-15 को दे दिए पट्टे, है ना, और उसी बाकी समाज को चुनाव के बाद कभी मौका नहीं आया, उसी बल पर चुनाव आप जीत के निकल गए। तो ये तमाम चीज में ज्यादा समय ले रही हूँ क्या, सॉरी, है ना। तो ये तमाम ये मामले हैं वन अधिकार का, बहुत सारी चीजें और भी है। मेरे ख्याल से हम लोग इसके बारे में और सोच सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो संदर्भ जो राहुल भाई ने बताया, संदर्भ ये है कि आदिवासी को आपने पट्टा दे दिया है ना, या जंगल पे काबिज, जिसको भी गैर आदिवासी जो भी है, आपने उनको वैधानिक अधिकार दे दिए, तो उनको वहां से उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। या तो उनको भू अर्जन में उनको पूरा वो देना पड़ेगा, या वो ग्राम सभा बैठ के कुछ भी करते रहेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का, दोनों का मंशा क्या है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक साधन आप बेच सकते हो, आप बेचो, आपका हो या न हो। आप रेलवेज को बेचो, आप इंश्योरेंस को बेचो, पीएसयूज को पूरा बेचो, एयरपोर्ट्स को आप बेचो, एक ही आदमी को बेचो, वो भी नहीं कि दूसरे आदमी को भी बेचो, एक ही को बेचना है, बस खरीद भी तो रहे न्यायपालिका। हाँ, और जो चीज आपका नहीं है उसको सबसे पहले बेचो। जंगल आपका है ही नहीं, आप खड़े हो गए उसको बेचने के लिए। आप कौन होते हो जंगल को बेचने वाले? लेकिन मध्य प्रदेश में ये योजना बन चुका है कि हम जंगल को बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं, उसको बिक्री का नाम नहीं दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि पीपीपी मॉडल में हम प्राइवेट कंपनियों को बिगड़े वन देंगे, उन वनों को जीर्णोद्धार करने के लिए। बिगड़े वन माने क्या? वो जंगल जो गांव के आसपास है, जो गांव का निस्तार का जंगल है, और कोई बिगड़ा वन नहीं है, हम उनको देंगे। और हाँ, हम ग्राम सभा से जरूर अनुमति लेंगे। कोई अडानी अंबानी आता है, कौन सा ग्राम सभा उसके सामने टिकने वाला है? इसमें वो उनको मालूम है कि टिकने वाले को है नहीं। हम बोल देंगे कि कानूनी प्रक्रिया है कि ग्राम सभा मैनेज हम कर लेंगे। अभी तक तो हम करते आए और भी हम कर लेंगे। तो ये जो चीज है, जो अभी बहुत सारे विरोध होने के बाद मुख्यमंत्री ने बोला कि नहीं, अभी अरे ये बहुत विरोध हो रहा है, अभी हम नहीं करेंगे। निकला है प्रशासनिक योजना, नहीं करने का एक मौखिक घोषणा। तो आप देखिए कि कितना वो सिंसियर होगा या कितना वो मतलब वो वापिस ले गया है सरकार, वो अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन ये जो चीज है, ये बिक्री वाला मामला, ये अभी भी हमारे सर पर है। तो भू अर्जन में आपको किसी ऐसे उजाड़ दो लोगों को, और बेचने में ऐसे उजाड़ दो लोगों को, और ये संसाधन जो आपकी है ही नहीं, जिसके आप रखवाल मात्र हैं। मतलब चौकीदार जो है ना, मतलब जमीन खेत बेच रहा है, आप समझो। आपका कोई बड़ा हवेली है, उसमें एक व्यक्ति चौकीदार है, चौकीदार ने जो है हवेली बेच दी, ऐसी स्थिति पूरी। कैसे बेचेगा? मालिकाना जब गांव का है ना, मालिकाना जब सार्वजनिक है, मालिकाना गांव नहीं है, मालिकाना देश है। मालिक धरती है स्वयं, जो लोग हमेशा मानते थे कि धरती किसका है। सब हर अलग अलग आदिवासी अलग अलग बोलेंगे। हमारे यहाँ बोलते हैं डोंगर देव का है, कोई और बोलेंगे कि बड़ा देव का है, कोई और कुछ और बोलेगा। लेकिन अलग अलग, मतलब ये धरती में मालिकाना, जंगल में मालिकाना, ये अंग्रेज के साथ ही शुरू हुआ था। ये हमारी परंपरा में नहीं है ना। और इसको अभी जिस हद तक हम खत्म कर सकते हैं, हम सबको मिलके उसको खत्म करना है। मैंने अगर ज्यादा समय लिया, मैं माफी चाह रही हूँ थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। कि ग्राम सभा को हम अधिकार संपन्न कैसे बनाएं? ग्राम सभाओं को हम अधिकार संपन्न कैसे बनाएं, और जो टीएसपी में जो पैसा आ रहा है, क्या उस पैसे का एक अंश ग्राम सभाओं को कभी आवंटित होगा? क्योंकि पंचायत
वो तो पंचायत सचिव है, उनकी बिल्डिंग है, उनको फंड अलोकेट होता है। क्या ग्राम सभा को भी फंड अलोकेट टीएसपी से हो सकता है, या हम उसको किस तरीके से एम्पावर करें? क्योंकि जब तक हम ग्राम सभाओं को एम्पावर नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों तीनों जो कानून है। देखिए, ये ग्राम सभा अपने एम्पावर होना, आपने सही बोला, ये सही शब्द है। ये कोई कानून से नहीं होने वाला, ना प्रशासन से होने वाला है। इसको हम मतलब ये तो जमीनी आंदोलन से ही होगा, जमीनी समझ और अभियान से ही होगा। और जहां ग्राम सभा खड़ी हो जाती है वहां हम जीत भी चुके हैं। हमने एक बार एक खदान को कैंसिल कर दिया, हम सब जेल गए, उसमें सब हुआ, लेकिन अंत में हमने उसको निरस्त करवा दिया, है ना। यहाँ पर ग्राम सभा के जो है ना, कई बार जो है ना फॉरेस्ट वालों को रोका है, आप नहीं आ सकते, हमारा ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं, हम आपको नहीं देना चाह रहे, जल जंगल जमीन हमारा है। खदान में बोले कि जल जंगल जमीन तो ऊपर का नीचे का है, तो लोगों ने बोला कि एक काम करो, हमारी चीज को हाथ लगाए बिना, 1 इंच मिट्टी को हिलाए बिना तुम अपना पत्थर निकाल के ले जाओ, है ना। ग्राम पीसा एक्ट में यह भी लिखा है कि, और जानबूझ के बीडी शर्मा साहब ने इसका फॉर्मुलेशन ऐसा किया था कि जल जंगल जमीन सहित सभी प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जंगल जमीन के ऊपर जमीन के नीचे सहित। अब इसमें दूसरे कानून है जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मिनरल माइनिंग एक्ट और ये सब है, तो इसमें टक्कर तो आएगा। कोई भी हम ग्राम सभा कभी नहीं जीत सकता। एक पेसा एक्ट या भू अर्जन का मतलब जो भी ग्राम सभा को एम्पावर करने वाले जो कानून है, वो तो सिर्फ एक औजार है। उस औजार को चलाने वाला ग्राम सभा को सक्षम कैसे होगा, वो तो जन आंदोलन, जन अभियान और जागृति और इसी से ही होगा, नहीं तो वो औजार कभी चलेगा। वही मेरा प्रश्न है कि जैसे बुरहानपुर में आप सक्रिय हैं, खरगोन में, 2-4 जिलों में जो 89 ब्लॉक्स हैं, जब तक हम वहां पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, को सक्षम नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि जमीनी स्तर पर हम कुछ। बिल्कुल सही है, वो करना अपने को करना है, लेकिन वो यहाँ का विषय नहीं है, वो बाहर का विषय। आप इन्हें होटल कमरे में बैठ के उसकी प्लान नहीं बना सकते हैं, वो जमीन पर ही होगा। और कोई टीएसपी का जो पैसा बोल रहे हैं ना, तो आप जो जिला में कलेक्टर का होता है, वो कलेक्टर के पास बहुत सारा पैसा होता है जिसका किसी को जानकारी नहीं होता है। तो थोड़ा जिला एडमिन को समझिए उसको, और कैसे वो मत परिवर्तन किसी को भी उठा के कहीं पे भी दे देते हैं। वो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अगर आप समझेंगे तो आप वहाँ के लिए अलॉट करवा सकते हैं। दूसरी बात है, आपको पहला जो प्रश्न था ये सीमेंट फैक्ट्री, तो सीमेंट फैक्ट्री को लेके जो बात थी आपकी, तो वो कितने एकड़ में एक्वायर हुआ है, देखिए लैंड का डीपीआर होगा, साथ में उनका EIA नोटिफिकेशन होगा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करवाता है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ होगा, और उसकी एक जन सुनवाई होती है, 2006 का लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ही अगर वहाँ पे एनवायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री है तो डेफिनेटली टेस्टिंग और बहुत सारी चीजें होंगी, तो आप उसको चेक कीजिए, और वो कब हुई, किसके साथ हुई, वो देखिए। डीपीआर होगा और उसका कोई एक गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन होगा, जस्ट लाइक नीरी या कोई भी उसने वो अप्रूव किया होगा, तो उस वाली प्रोसेस को देखिए, तो बहुत सारी आपको चीजें और बहुत सारी करनी होगी। बस सभी में 2 बात और जोड़ना चाह रहा था, अगर इजाजत हो। हम लोग जब वन अधिकार कानून की बात कर रहे हैं तो केवल व्यक्तिगत अधिकारी है जिनको 10 एकड़ तक की जमीन मिलेगी उसकी बात कर रहे हैं, जबकि वन अधिकार कानून में बहुत सारी चीजों को डिफाइन किया गया। अभी समाधान शायद आगे बात रखेंगे। उसमें जो बड़ी लड़ाई जंगल की जमीन की सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक प्रबंधन की बात थी कि पूरा जंगल, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 100 लोग बैठे हैं और 10 ने जंगल की जमीन पे कब्जा किया, तो बाकी 90 लोग क्यों आपके साथ देंगे? क्योंकि ये अधिकार ग्राम सभा को देना है। तो सामुदायिक अधिकार जंगल पे एक तो निस्तार हक की बात, और दूसरा प्रबंधन अधिकार की बात। इसके साथ साथ एक तीसरा अधिकार है रेवेन्यू विलेज और फॉरेस्ट प्लेस के लिए। तो उनको जो कन्वर्सेशन का पूरा मामला है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये वन और राजस्व ग्राम के क्या गणित है। और सबसे बड़ा इश्यू जो मुझे लग रहा है, आप ग्राम सभा के साथ जोड़ रहे हैं, प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट, वहाँ पे FRA का सेटलमेंट कैसे हो? कि माधुरी बहन बोल भी रही थी कि अभी बफर जोन एक्सटेंशन को लेके काफी सारा डिस्प्लेसमेंट होगा।
और वहाँ पे तमाम तरह की कार्रवाई जो तोड़ने की, वो बालाघाट में हाथियों से तोड़ा था और इस टाइप की कार्रवाई होगी, तो वहाँ ह्यूमन राइट के वॉयलेशन की कहानियाँ आएंगी। तो उसको भी समझने का प्रोटेक्टेड एरिया और पूरी प्रक्रियाओं को हम लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, तो ये जरूर देखें हम लोग। मुझे इतनी बात और जोड़ना था और प्रश्नों को जरूर इसमें एक चीज और जो उन्होंने बोला है, अरे बस यही जो इससे इन्होंने जो बोला राहुल भाई से, इसे याद आया। तो इस पे आप लोग ध्यान रखें कि पेसा एक्ट के धारा 4 में पूरे जल जंगल जमीन सहित पूरे प्राकृतिक संसाधन ग्राम सभा का है, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में सेक्शन 5 के तहत ग्राम सभा उसको पूरा प्रबंधन करने का, उसका रखरखाव करने का उनका है। तो ये सेक्शंस भी हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई ग्राम सभा का अधिकार है, तो आप उसका उल्लंघन करते, उसका हनन करते हुए आप कैसे इसमें घुसे। ग्राम सभा ने बोल दिया कि हमको नहीं चाहिए खदान, या हमको नहीं चाहिए डैम, या हमको नहीं चाहिए वो, तो फिर उसका अधिकार है कहने के लिए कि ये प्रबंधन हमारे अंदर है और हम इसको मना कर रहे हैं। किसी का कोई और सवाल? मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि हम फॉरेस्ट एक्ट के लिए जितने ज़्यादा प्रो हैं, तो अर्बनाइजेशन नहीं आ पाएगा कैसे? क्योंकि जैसा अभी मैडम ने बताया कि 1927 में फॉरेस्ट एक्ट और ये सब चीज़ें आई, हमारे पास एजुकेशन आया, मेडिकल साइंस आई, रेलवे ट्रैक आया, डैम आया, तो क्या हम इनको लाना नहीं चाहते सोसाइटी में? क्या एक क्वेश्चन ये। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को कहते हैं मार्जिनलाइज्ड हैं, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, तो उनके लिए भी क्या वो प्लेटफॉर्म पे सही फॉर्म पे है? जो फॉरेस्टर हैं, जैसे सिविल एरिया जंगल में जो लोग रहते हैं ट्राइबल्स, अगर हम ऊटी जाएँ तो बहुत रूरल एरिया में ट्राइबल्स है, पहाड़ों में रहते हैं मैडम, जोग्राफिकल एरिया से अटैच है, वो कभी नहीं आते पिक्चर में। लेकिन हमें जो देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू NGO और अदर एक्टिविस्ट भी, वो एक ऐसी कम्युनिटी आती है जो हमें समझ में नहीं आता, वो वर्कर भी है, हार्ड वर्कर भी है, तो फिर हम ऐसे कैसे डिस्टिंग्विश करें? थैंक यू। सबसे पहली चीज, आप ये सोचिए कि आपने ये 3-4 बातें कही, इसमें आपका पूर्वाग्रह क्या है कि आप कुछ चीजें मान रहे हैं कि ऐसा है, जबकि सही नहीं है। पहली बात तो ये मान रहे हैं कि जंगल रहेगा तो शिक्षा नहीं हो सकता। नहीं, एक मिनट, है ना, आप कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीने का अच्छा भोजन है ना, सामाजिक माहौल अच्छा है ना, अच्छा एक स्वस्थ समाज है। आप ये मान रहे हैं कि ये तभी हो सकता है जब अर्बनाइजेशन होगा। हम इसका उल्टा मान रहे हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन हो। नहीं, हम उल्टा मान रहे हैं। हम उल्टा इसलिए मान रहे हैं कि आपका भोजन और आपका सामाजिक संरचना किसी भी तरह से आपके शहर से हमारे गांव के बहुत 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 बेहतर है ना। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं फॉरेस्ट के रहते हुए भी मिल सकती हैं और लोग करते भी हैं। शिक्षित आप किसको मानते हैं? एक शिक्षा होता है जो औपचारिक शिक्षा जो आप स्कूल में प्राप्त करते हैं, जो बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक अनौपचारिक शिक्षा होता है जो आप पारंपरिक रूप से आप ग्रहण करते हैं, जो बहुत जरूरी है इस धरती पर रहने के लिए, है ना। और अर्बनाइजेशन विकास है ना। ये चीज हम क्यों मान रहे हैं? ये अगर आप इसमें जाएंगे तो और जो है ना 4 घंटे लगेंगे, तो हम इसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप जरूर लंच में या बाद में कभी भी हम लोग बैठते हैं और ये मानते हैं कि हमारे दिमाग में ये कैसे आ गया कि अर्बनाइजेशन ही विकास है। विकास ये होता है कि एक इंसान को और एक समाज को अच्छे से रहने का सब व्यवस्था है, रोटी कपड़ा मकान है, इज्जत है, सामाजिक संरचना है ना। उसको लेजर भी है, पूरे 24 घंटे काम नहीं करेंगे, उसके पास लेजर भी है, उसके पास आर्ट भी है, उसके पास कल्चर के लिए भी है। वो है विकास। और वो अर्बनाइजेशन से वो
बहुत सारे लोगों का वो पूरा विकास क्या पूरा विनाश हो जाता है ना। और हम किस रास्ते का हमारा कौन सा विकास मॉडल होगा और वो क्यों होगा और विकास किसकी कीमत पर किसका विकास हो रहा है, ये भी सवाल है ना। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, मेरे ख्याल से उसको हम बाद में बात कर सकते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? आपकी बात को मैं सिर्फ एक लाइन में, अगर हम इस कमरे को पूरा तरीके से बंद कर दें शायद ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन अधिक है और कमरे में लोग नहीं है तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी है। हम विकास के विरोधी नहीं है, नंबर 1। लेकिन जो माधुरी बहन कह रहे हैं कि विकास क्या है, किसकी कीमत पे किसका विकास। यदि हिंदुस्तान की आधी आबादी भूख से मरती है और एक तरफ में बढ़िया केवल चंद लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से है, तो HRD का जो इंडेक्सिंग है इंडिया के कहाँ पे है। तो पहले आप रोटी की व्यवस्था को, कंक्रीट के जंगल खड़े करने के पहले बांध का नुकसान, बड़े बांधों का नुकसान, हम बांध के विरोधी हैं, बड़े बांध के, छोटे बांध बनाइए, आप स्टॉप डैम बनाइए जहाँ गाँव को कंसिडर करो। तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन, विकास क्या है ये डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं ना, तो पूरी कहानी में फॉरेस्ट क्या है पता ही नहीं है। अभी वन ग्राम, ग्राम वन, और अभी एक नया आ गया निजी। स्वप्निल से कल बात हो रही थी, मध्य प्रदेश में अभी एक नया कुछ ला रहे हैं कि आपके निजी वन होंगे, आप घर में वन लगाएंगे, है ना। और इस पूरी प्रक्रिया को समझना है तो आपको कैंपा समझना पड़ेगा, रेड टी प्लस समझना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग को समझना पड़ेगा, आपको बिहाइंड कोपेनहेगन देखना पड़ेगा कि क्या है। ये सब आया है, वहीं से आया है, इंडियन पॉलिसी है जो अभी नया आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो विकास के विरोधी नहीं है, कोऑर्डिनेशन क्या, लोग रहेंगे तो उनके लिए जंगल होगा, या जब लोग ही नहीं है तो फिर क्या है। आप कंक्रीट के जंगल खड़ा कर दीजिए, खूब बड़े बड़े डैम बना दीजिए। अभी एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, शायद आप वो उस पर देखेंगे भी नेट पे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आप देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, मैनिफेस्टो देखिए 2050 में क्या होने वाला है। हो सकता है कि वो सही हो या गलत हो, लेकिन लोगों का रिसर्च है कि 2050 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपकी 50 करोड़ का 750 मिलियन से केवल 50 मिलियन पे लाना। वैक्सीनेशन इज द पार्ट ऑफ कोविड का चल रहा है। हिंदुस्तान में कोविड का क्या है पूरा देखा हमने, कोविड के दौरान पलायन हुआ, कोविड के दौरान पूरे एक्ट में संशोधन हुए हिंदुस्तान में, क्योंकि मोदी जी और तमाम तरह के अवसर मानते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, लोगों की रोटी ज्यादा जरूरी है, लोगों की भूख से लड़ाई ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे राइट टू फूड कैंपेन से जुड़े बहुत सारे बच्चे होंगे आज भी, जिनको बहुत सारे साथियों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि बच्चों को मिड डे मील्स बन रहा है। आप गांव में देखो खाना नहीं है, जबकि किसान पैदा कर रहा है, किसान उगा रहा है, किसान क्यों पड़ा हुआ है। सब पॉलिसी का है, हम डेवलपमेंट के बिल्कुल विरोधी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट क्या हो इसको डिफाइन करना होगा, समझना होगा विकास क्या है। और भी चर्चाएं मुझे लग रहा है थोड़ा मजेदार होंगी। घर में क्यों खाना नहीं है, इसलिए नहीं कि घर में नहीं हो सकता है गांव में, वो इसलिए है कि उसकी चोरी हो रही है, वो भी है, इसलिए किसान बैठे हैं दिल्ली के बाहर। मैं अपोज नहीं कर रहा किसान, अपन बात कोऑर्डिनेशन। एक सवाल पीछे है। मेरा सवाल भाई कौन से है, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्या रणनीति और क्या आगे के लिए क्या प्लान करना चाहिए सब। हमारी रणनीति यही होना चाहिए कि इस देश को आजाद करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम हमको फिर से चलाना पड़ेगा, यही एक रणनीति है। अब इसमें किसकी क्या भूमिका रहेगी और क्या क्या कैसी भूमिका रहेगी, वो इधर का सवाल नहीं है। हमको कानून से ये नहीं जीत सकेंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी आधारित सरकार को भगाया, और वही लोग हैं जिनको वापस खड़ा होना पड़ेगा इस देश को आजाद, वाकई संविधान के हिसाब से आजाद करने के लिए। और वो हम यहाँ नहीं चर्चा कर पाएंगे, वो हमको जमीन पर करना पड़ेगा, हर गली मोहल्ले, अलग अलग समूहों में, अलग अलग टीचर्स के बीच में, वकीलों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, गांव वालों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में। वो बड़ा लंबा अभियान है,
और उम्मीद है कि आप उसमें शामिल रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा समाधान पाटिल जी, एडवोकेट हैं और वन अधिकार जो उन्होंने बहुत काम किया है, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो आएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी बातें आपके समझ। सभी साथियों को जिंदाबाद। 2020 जो है वो बड़ी महामारी, पूरी दुनिया एक महामारी के रूप में जो है पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा, और इस बीच में जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत और राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े घराने जो है वो अपने घर बनते रहे, और इसी बीच में कई ऐसे सारे कानून हैं जिसमें संशोधन किया गया है पिछले दरवाजे से। और मेरे को लगता है कभी कभार जब चुनाव होते हैं तो कोविड नहीं होता है, जब जन आंदोलन होते हैं, लोग सड़कों पे होते हैं, तो शायद उस समय कोविड की एक बड़ी महामारी होती है। ये जो एक असमानताएं जो है जो हमें देखने को मिल रही है पूरे देश में, वो एक बड़ा विचित्र है और एक लोगों के सामने बड़ा सवाल है कि हम विकास की ओर जा रहे हैं या कट्टर फांसीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। वो एक बड़ा वैचारिक सवाल है और वो हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि मुझे फॉरेस्ट राइट एक्ट पे बोलना है, तो मेरे बड़े जमीनी अनुभव हैं, तो बहुत कानूनी न जाते हुए मैं बहुत संगठनात्मक लड़ाई और संघर्ष की बात मैं जरूर यहाँ रखना चाहूँगा, खासकर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। वन अधिकार कानून जब से बना है, वन अधिकार कानून में जो दावे मिलने की जो प्रक्रिया है और उसकी जो जटिलता है वो इतनी कठिन है कि गाँव में एकदम जंगल के किनारे और एकदम ग्रामीण इंटीरियर क्षेत्र में रहने वाला जो आदिवासी है वो किस तरीके से उन दावों को भरेगा, उसकी जटिलता को समझना बहुत जरूरी है। खासकर हम बात करें वन अधिकार कानून के फॉर्म क की, उसके दावे की प्रक्रिया, और खासकर जो ग्राम वन अधिकार समितियों का जो गठन है, उन ग्राम वन अधिकार समितियां जो गांव से ही बनाई जाती है, उन लोगों की कितनी समझ है। क्योंकि जब दावा भरा जाएगा तो ग्राम अधिकार समिति में जब जाएगा तो ग्राम अधिकार समिति की जब तक समझ नहीं होगी, वो ग्राम सभा में उसको कैसे प्रस्तुत करेगा, इन जटिलताओं को भी हमको समझना पड़ेगा। और खासकर मध्य प्रदेश में हम देखें तो पिछली बीजेपी सरकार ने कहा था, जो इसे 3 कार्यकाल रहा उसका, उनका ये था कि हमने मध्य प्रदेश में सारी ग्राम अधिकार समितियों को बना दिया है, लेकिन वो कागजों में बनी, वो धरातल पे नहीं रही। इसका एक बड़ा कारण रहा कि मध्य प्रदेश देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा दावे अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो अभी हितग्राहियों को मिले नहीं है। तो ग्राम अधिकार जो गांव की जो प्रक्रिया है जो जटिल कर दी है, उसको लोगों को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि खासकर जो वन अधिकार कानून में जो फॉर्म ख की जो बात है, जो निस्तार हक की बात है, अभी हमारे पुराने साथियों ने कहा, उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि कैंपा का फंड खर्च करने के लिए इन लोगों ने पीपीपी मॉडल के तहत जो है खासकर 37,420 वर्ग किलोमीटर का जो जंगल है, जो खासकर जो बिगड़े वन का जो जंगल है, जो निस्तार आदिवासी और वहाँ के गैर परंपरागत वन निवासी करता है, उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत गर्मा हो रहा है, तो उनका ये कहना है कि इन बिगड़े वनों की जगह पे हम जंगल लगाएंगे और पीपीपी मॉडल के तहत कैंपा का पैसा खर्च करेंगे। तो जन संगठनों का तो लगातार दबाव है ही, संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया की जो जटिलता है वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों को इस तरीके की हिमाकत करने का जो रास्ता वो दिखाने की कोशिश करती है। तो साथियों, खासकर वन अधिकार कानून में हमारे साथियों ने बहुत अच्छी बात रखी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो खासकर वन क्षेत्रों में वहाँ का जो आदिवासी और गैर परंपरागत वन निवासी जो बड़ी संख्या में पलायन करता है और अलग अलग बीमारियां और अलग अलग कल्चर, और कहीं ना कहीं अपने कल्चर को वो भूलता जा रहा है। तो मुझे लगता है जो खासकर जंगल पे वो सबसे ज्यादा आश्रित है, वो जड़ी बूटियों को लेकर है, वो जानवरों को चराने को लेकर है, वो अलग अलग व्यवसाय वो जंगल से करता है। उसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है भाग है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का फॉर्म हमको देता भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक भी सामुदायिक दावा अभी तक किसी भी ग्राम में या किसी भी वन ग्राम में नहीं मिला है।
तो हम लोग अभी भी क्योंकि हम गांव में काम करते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि अलीराजपुर के कचराना गांव में हम 10-12 दिन रहे, वहाँ के लोग 1300 हेक्टेयर जंगल को वहाँ के गांव के जो ग्रामीण हैं वो संरक्षित करके रखे हुए हैं, और उनके नियम उन लोगों ने बना के रखे हैं कि गांव के 5 लोग जो है रोज अपने जंगल की रखवाली करेंगे और जंगल को कटने नहीं देंगे। और वही एक ऐसा गांव है जब सरपंच के चुनाव नहीं होते, निर्विवादित वो लोग गांव चुन लेते। तो ऐसे भी हमारे क्षेत्र है। तो हमने ऐसे गांव में भी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के हम लोगों ने दावे लगाए। 2016 में हम लोगों ने दावा लगाया था और आज तक वो दावा नहीं मिला, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग का और कलेक्टर का कहना हम जंगल अगर दे देंगे गांव वालों को तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो जानबूझ के इन प्रक्रियाओं को जानबूझ के पीछे धकेलना और लोगों को, क्योंकि अगर वो जंगल से जुड़ जाए, जंगल में कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, कई प्रकार के संसाधन हैं, अगर वो संसाधन उनको मिलते हैं तो शायद मुझे लगता है कि पलायन जैसी स्थितियां आएंगी नहीं। 13 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा 3.5 लाख के ऊपर ऐसे वन अधिकार के दावे हैं जो अभी तक आदिवासी और गैर परंपरागत वन निवासियों को नहीं मिले। और अभी हमारे साथियों ने कहा है कि जो गैर परंपरागत वन निवासी है वो तो ज्यादा संकट में है, उसको तो पता नहीं उसका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो उस समय कांग्रेस की सरकार यहाँ रही थी और वो जल्दबाजी में हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, तो उन लोगों ने जल्दबाजी में वन मित्र ऐप बना दी क्योंकि उनको पैसा खर्च करना है। यार जिन गाँव में, जिन पहाड़ों में मोबाइल काम नहीं करते, वहाँ बिजली नहीं है, आप मोबाइल के टावर लेके जाएंगे और वन मित्र ऐप सॉफ्टवेयर से आप उनके दावे क्लेम करेंगे। शर्म आती है इसी सरकार को देख के कि आप बिना किसी सोचे समझे आप इस तरीके की योजनाएं बनाते, बस आपको पैसा खर्च करना है। कई सारी अनियमितताएं आई, उन लोगों ने कहा कि हम भैया उन दावों को कौन भरेगा, गांव में उन टावरों को किस तरीके से वो प्रक्रिया चलाई जाएगी, उसको लेके कोई रणनीति नहीं थी, बस जल्दबाजी में हमको तो ये करना है सब। उसके बाद सरकार बदली और सरकार कैसे बदली वो हम सब जानते हैं, उसको मैं बात नहीं करना चाहता। और शायद जो सरकार आई उसने कोविड के दौरान इस अभियान को चलाया, कैसे चलाया वो पता नहीं। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है मुझे लगता है ये बहुत सोचने योग्य है। और हम लोगों ने जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमने 80 से ज्यादा संगठनों ने लगातार पूरे मध्य प्रदेश में आके, भोपाल में आके घेराव किया, हम लोगों ने बैठक की, सरकारों के ऊपर दबाव बनाया। तो मुझे लगता है सरकार के कान में जू नहीं रही थी, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो दिल्ली में हमको देखने को मिला। ट्राइबल सब प्लान की भी बात आ रही थी, कांग्रेस शासन में एक अच्छा हुआ था कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी उन लोगों ने बनाई और लंबी बैठक चली और हमें लगा कि पहली बार ऐसा है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो है वो बेहतर काम करेगी। और अभी वर्तमान में पता नहीं उसकी क्या स्थिति है, लेकिन ट्राइबल रूप योजना का जो बजट है, मेरे पास 3 साल का बजट का कुछ है, शायद 15, 16, 17 का 12,000 करोड़ रुपए का कुछ है, लेकिन उसको किस मत में, जिसमें 5,000 करोड़ जो है वो खर्च ही नहीं कर पाए। मुझे लगता है अगर देश की आज़ादी के बाद से ट्राइबल्स आदिवासियों के लिए और वहाँ के रहने वाले परंपरागत वन निवासियों के लिए इतना बजट अगर उनको ऐसे बांट दिया जाता तो शायद वो करोड़पति हो जाते, लेकिन उससे क्या धांधली हो रही है वो नहीं पता। और उसकी ट्रैकिंग भी और सही तरीके से शायद हम जन संगठन भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे। उसके बावजूद भी आदिवासी इतनी बड़ी संख्या में पलायन उसका हो रहा है, उनकी वहाँ के हमारी बच्चियों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, कई सारे अत्याचार हो रहे हैं। जब एक गाँव विस्थापित होता है तो गाँव विस्थापित नहीं होता है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति वो सब चला जाता है। तो हम लोगों ने एक अधिकारी से कहा कि साहब यहाँ जंगलों में फॉरेस्ट राइट हो रही है। अरे साहब आप शहरों से जुड़ने ही नहीं देना चाहते, वहाँ विकास है, वहाँ शिक्षा है। तो हमारी पारंपरिक शिक्षा, हमारा गांव, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी जब हम गांव से जुड़े रहेंगे। तो लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ग्राम सभा को मजबूत करने की जब बात आती है, जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी ग्राम सभाओं को मजबूत करने की, हम सिविल सोसाइटी के लोग लगातार प्रयास करते हैं कि गांव हमारी ग्राम सभाएं मजबूत हो, लेकिन हमें पता है कि हमारे गांव की सरपंच उसको मजबूत नहीं होना देना चाहते, हमारे सचिव उसको जागरूक नहीं होना देना चाहते। और शायद जो जनप्रतिनिधि आरक्षण के नाम पे चुन के जाते हैं वो कितना अपने समाज का वहाँ विकास कर रहे हैं वो भी एक अपने आप में देखने लायक है, क्योंकि उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण के नाम से बस अपने समाज को लूटना है। तो देश तो लूट ही रहा है, हमें तो अपने भी लूट रहे हैं, वो भी एक अपने देखने लायक।
तो साथियों कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कानूनी भाषाओं में नहीं जाते क्योंकि हम लोग लगातार गाँव में रहते हैं, गाँव में संघर्ष करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अलग अभी हम देखेंगे कि डिंडोरी के क्षेत्र में उनकी खड़ी फसल में इन लोगों ने बुलडोजर चला के फसल लगा। तो इस तरीके का संघर्ष क्यों आदिवासी जो है वो बंदूक नहीं उठाएगा, हथियार नहीं उठाएगा, क्योंकि उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, उसकी भाषा सब उससे छीनने का कोशिश है। तो संघर्ष बहुत है। कई साथी ने कहा कि हम कैसे करेंगे, मुझे लगता है उसका एकजुटता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जो अपनों की लड़ाई उन्हीं के समाज के लोगों को लड़नी है, उन लोगों को ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में इतने कभी कभार अंधे हो जाते हैं हम लोग कि हम ज्यादा सुख भोगने की तलाश में जो है कहीं ना कहीं अपने गांव, अपने कल्चर, जिन लोगों ने हमें जिता के लाया है, हम उनके बारे में सोचते हैं। तो साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू।